नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो गई और राज्यपाल ने अभिभाषण में धर्म परिवर्तन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर एक नए कानून को लेकर एक नया इशारा दिया है। सवाल यह कि क्या वाकई में राजस्थान भी एक नए कानून की तरफ इस विधानसभा सत्र के दौरान नजर आ सकता है बढ़ता हुआ। सवाल यह कि क्या वाकई में उस धर्मांतरण के कानून के साथ साथ क्या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी एक नया कानून जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी को लागू किया, यह तो तय मानिए कि देश के बीजेपी शासित राज्यों में इसे एक एक करके लागू किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसके क्लॉज को भी अलग अलग राज्यों में शामिल करते हुए उनको लागू करने की बात हो। क्या वाकई में यह वो धर्म पथ है जिसमें सबको अपने धर्म को जिम्मेदारी से निभाने और लोभ प्रलोभ के जरिए उसे दूसरे के धर्म में शामिल कराने की जबरदस्ती के खिलाफ होगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या धर्म पथ के जरिए ही वो कर्तव्य पथ निर्धारित होगा जिसके जरिए सब सर्वधर्म अपने अपने हिसाब से चलेंगे, बिना किसी को लोभ और प्रलोभन में फंसाएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक जी, हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर मोहित खंडेलवाल जी जुड़े हैं। शुरुआत मोहित जी आपके साथ, जरा बताइए क्या वाकई में विधानसभा से अगर इस बिल को एक बार के लिए मान ले कि पारित करा दिया जाए तो क्या राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन जाएगा या फिर ये केंद्र के अधीन होगा और जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर ना करे कानून ना हो? एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ इस देश में आम बात है। राजस्थान पहला राज्य नहीं है, यहाँ तक कि राजस्थान 12th स्टेट होगा जो कि ऐसा लॉ बना रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि क्या इसमें राष्ट्रपति की कंसेंट की आवश्यकता है, तो मेरा मानना है ऐसी आवश्यकता नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में ही अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया था कि राज्य सरकार अपने अधिकारों के अधीन ऐसा कानून अपने स्टेट के लिए बना सकती है। तो राज्य सरकार ऐसा कानून बना सकती है, उसमें उनको जब विधानसभा में पारित हो जाएगा तो गवर्नर के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। यहाँ महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार ने इससे पूर्व भी 2006 में ऐसा प्रयास किया था, जहाँ राजस्थान सरकार ने एक लॉ ऐसा बनाया था, परंतु वो लॉ विधानसभा से तो पारित हो गया पर उसको गवर्नर की कंसेंट नहीं मिल सकी। पर इस बार जैसा कि देखा जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस प्रकरण को ऐसा सुन रहा है और राज्य सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समक्ष वर्ष 2024 में क्लियर कर दिया था कि हम ऐसे कानून बनाएंगे। तो इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये कानून अवश्य रूप से पास होगा और इसे गवर्नर कंसेंट मिल जाएगी। ठीक है अमितोष, क्योंकि आप खुद भी अधिवक्ता हैं, वकील हैं और वीएचपी के प्रवक्ता भी हैं, सवाल मेरा है कि क्या वाकई में ऐसे विधेयकों की जरूरत होती है और क्या इसमें कुछ ऐसा होता है जो अभी कानूनन अपराध ना हो? बिल्कुल विजेंद्र जी, जब ऐसे विधेयकों की आवश्यकता है तभी ऐसे विधेयकों को लाने का निर्णय भी सरकार करती है। और जैसा कि मेरे मित्र मोहित ने कहा कि लगातार तरीके से विभिन्न राज्यों में ऐसे कानून लाए गए जिनकी वजह से इनकी डेमोग्राफिक कंडीशन में जो बदलाव आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन कन्वर्जन। ये बात बहुत पहले भी क्लियर हो चुकी थी कि रिलीजन कन्वर्जन विल नॉट गिव यू राइट टू फंडामेंटल राइट कि आप किसी को भी कन्वर्ट कर दे। प्रोपोगेट मतलब ये नहीं होता कि आप जाए और किसी को कन्वर्ट कर दे, उसका मतलब होता है आप अपने प्रैक्टिस प्रोफेस या प्रोपोगेट प्रचार कर सकते हैं, कन्वर्जन नहीं। लेकिन देखा गया कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी 40 साल पहले 1978 का एक कानून था जो कि फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता था, उसको वापस से लाने की बात करी गई। क्यों करी गई? क्योंकि आज के हाल में देखा जाए तो करंट क्रिश्चियन रेशियो वहां पे 40% हो गया जो 1971 में सिर्फ 0.79% हुआ करता था। आप झारखंड का केस देख लीजिए विजेंद्र जी, झारखंड के केस के अंदर में निरंतर रूप से जिस तरह से रिलीजन कन्वर्जन हुआ, जिस तरह से लैंड जिहाद के विषय है, हम सबको अभी पूर्व चुनाव में देखने को भी मिला। और इसीलिए राजस्थान में सिरोही का एक विषय आया था, अलवर का विषय आया था, जहां पर फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करा गया। अगर रही बात लिव इन रिलेशनशिप की तो देखिए उत्तराखंड के अंदर में भी बात, अगर कोई फोर्सफुली किसी का कन्वर्सन करता है, लोभ देकर कन्वर्सन कराता है, उसको डराकर कन्वर्सन कराता है, अभी के कानून में क्या सजा है?
नहीं, अभी कानून इस बात की बात ही नहीं कर रहा ना। भारत के संविधान का जो ये हवाला लेते हैं आर्टिकल 25 का, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। लेकिन आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कन्वर्जन के लिए यूज कर ले और उसको प्रलोभन दे दे। भरतपुर के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सॉल्व करा गया था, जिसके अंदर में बात पता चली कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी उसके अंदर में पैसों का रहा था। लोगों के पैसे अकाउंट में पैसे डाले गए, उनको लुभावना दिया गया, ल्योर करा गया और उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए 20,000 लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो ये बात पता चली कि भरतपुर एक ऐसा विषय है जो हम सबको चेताने वाला था। राजस्थान में फिर आवश्यकता पड़ी, इसलिए तमिलनाडु, उड़ीसा पहले भी हो चुका है, आंध्र प्रदेश में। प्रतीक जी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मोहित, क्या वाकई में इस वक्त कोई फोर्सफुली किसी को डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर, पैसों के जोर पर अगर कन्वर्सन करा दे तो कानूनन अपराध नहीं है? देखिए, अपराध तो ये आवश्यक रूप से थ्रेट इंड्यूसमेंट ऑलरेडी आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, पर जहाँ तक रिलीजियस कन्वर्जन की बात है तो सरकार इस पे स्पेसिफिक लॉ बनाना चाहती है, जहाँ पे ये क्लियर है कि सरकार चाहती है कि अगर किसी को अपने फ्रॉड, इंड्यूसमेंट या अल्योरमेंट के बेस पे अगर आपने किसी कन्वर्जन कराया है तो उसको डेटरेंस के तौर पर सरकार एक उसमें गंभीर कानून लाकर 10 साल तक का पनिशमेंट करना चाहती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो बिल राजस्थान सरकार द्वारा टेबल किया गया है उसमें इस एक्ट के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक का पनिशमेंट है। इसके अलावा भी प्रोविजन है कि अगर कोई कन्वर्जन करना चाहेगा तो कन्वर्जन करने से पूर्व उसको अथॉरिटी को सूचना देनी होगी और 60 डेज नोटिस मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसमें प्रोसीजर भी है और पनिशमेंट भी है। तो ये तो अभी भी होगा या नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो मौजूदा कानून है इसमें कन्वर्जन के लिए नोटिस देने का कोई प्रावधान ऐसा है नहीं। प्रतीक जरा बताइए भाई, क्योंकि अगर किसी इलीगल प्रैक्टिस को रोकने की, जोर जबरदस्ती प्रैक्टिस को रोकने के लिए प्रलोभन के जरिए किसी के धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है तो यकीनन एक कानून होना चाहिए और उसकी पालना होनी चाहिए और सबको वेलकम करना चाहिए। विजेंद्र भाई, मुझे लगता है कि अभी साल भर पहले ही शायद आईपीसी और अन्य कानूनों को बदल करके बीएनएस लेकर आया गया। तो अगर ऐसी वाक्य में जरूरत थी तो अमित शाह जी को उस पर विचार करके पूरे भारत में एक साथ लेके आ जाना चाहिए था और अलग अलग राज्यों को बनाने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी अगर वाक्य में ऐसी जरूरत है। और जो कह रहे हैं कि नए कानून के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा, तो ये फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है क्या? तो आपको संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा और अगर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो फिर वो स्टेट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ जो है वो कैबिनेट, वो संविधान में आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। दूसरे धर्म में जाने के लिए तो एक प्रोसेस होना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं प्रोसेस होना चाहिए। पैदा कुछ हुए, उसका लाभ आप उठा रहे हैं ना, लाभ अलग अलग माध्यम से। अब अगर उस धर्म को ही आप चेंज कर रहे हैं तो आपकी कास्ट भी चेंज होगी। विजेंद्र भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, नहीं, वो सरकार को पता होना चाहिए। सरकार बनाए, कानून नहीं बनाए, ये सरकार का ज्यूरिडिक्शन है, सरकार को बनाना या नहीं बनाना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसके अंदर ये क्लॉज क्यों डाला जा रहा है कि आपको पूर्व में उसकी सूचना देनी पड़ेगी। मैं तो ये बोल रहा हूं, आपका ये फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है क्या अगर पूर्व में देनी पड़ेगी? तो आप बता दीजिए, पहले धर्म परिवर्तन हो जाए फिर बता दें। नहीं, धर्म परिवर्तन हो जाए अगर फोर्सफुली होगा तो वो तो कानून बन जाएगा। तो फोर्सफुली हुआ है तो वो तो पनिशेबल ऑफेंस है। अगर बताए या नहीं बताए, पनिशेबल ऑफेंस है ना वो, अगर कानून बन जाएगा तो मुझे लगता है अगर वाक्य में अगर इसे नहीं, इस हिंदुस्तान को अगर वाक्य में ऐसे कानून की जरूरत है तो फिर संसद में कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं प्रतीक कि भाई इसमें प्राइवेसी कहां से आ गई? जैसे ही वो दूसरे धर्म की प्रैक्टिस करेंगे क्यों तो सार्वजनिक तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, वो तो नहीं, उसमें कानून में जैसे अभी अधिवक्ता महोदय ने बताया कि उसके अंदर ये क्लॉज डाला जा रहा है कि आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं धर्म बदल रहा हूं या नहीं बदल रहा हूं। तो ये हमारे संविधान में जो मूल हमें अधिकार दिए गए हैं उसका वायलेशन है। बोलिए। दूसरी चीज 10 सेकंड। दूसरी चीज, अगर इसे ऐसे ही किसी कानून की जरूरत है तो संसद में ले आया जाए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे राज्यों के अंदर बन जाएगा, अलग राज्यों के अंदर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक साथ आ जाए। मैं बता दूं विजेंद्र जी, 1954-60 के अंदर में 2 बार संसद के अंदर में कानून लाया गया था, बार बार प्रपोजल रखा गया और बिल कहा क्योंकि एक्ट नहीं बन पाया। उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उनका स्टैंड इस पे बिल्कुल अपोजिट था। उन्होंने कहा हम इस कानून को नहीं ला सकते क्योंकि सेक्युलर फैब्रिक के बिल्कुल अगेंस्ट में है। संसद में आ चुका था। बाद में यह तय हुआ कि निरंतर रूप से जब ब्रिटिश कानून यहाँ पर होते थे, जब राज्य कोई क्रिश्चियन में कन्वर्ट ना हो, जिस तरह से कन्वर्जन होता है, राज्य अपने कानून लाते थे। अब मैं बताता हूं कैसे लाते थे। 1969 में भी हाल है। 10 साल से कांग्रेस के हाँ ना करने से कोई फर्क पड़ रहा है देश में? नहीं, मैं तो आपको बिल्कुल ही कह रहा हूं, जिस तरह ने कहा संसद में जब स्टेट को लगता है कि उसकी आवश्यकता है तब वो कानून लाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003, एक मिनट देखिए, मैं आप बोले, मैं नहीं बोला, आप सुनिए ना मेरी बात। 2003 के अंदर में मैं पॉइंट रख रहा हूं, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अमितोष, मेरा कंसर्न ये है कि धर्मांतरण चाहे वो बीजेपी शासित राज्य में हो, बिल्कुल बंद होना चाहिए, कांग्रेस शासित राज्य में हो या बाकी विपक्ष की किसी
स्टेट के अंदर जो सरकार गवर्न करेगा उसके राज्य में। अगर सेंटर एक कानून बनाएगा तो वो सब पर समान रूप से लागू होगा। निसंदेह होना थोड़ी ना कह सकता है कि भाई मेरी ममता बनर्जी की सरकार है मैं लागू नहीं करूंगा, मेरी अरविंद केजरीवाल की सरकार है मैं लागू नहीं करूंगा। क्या होता तो है अगर वहां भी कन्वर्जन हो रहा है तो उसको भी तो रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल, इसीलिए तो 2003 में जोधपुर हाईकोर्ट ने गाइडलाइन निकाली थी विजेंद्र जी, आप ही के माध्यम से मैंने उन गाइडलाइन को कहा था। वहां पे भी जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि आप जब भी कन्वर्जन करना चाहते हैं आपको रोक नहीं लगाई कि आप किसी और में जाना चाहते हैं, धर्मांतरित होना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको लगता है मैं स्वेच्छा से कन्वर्ट होना चाहता हूं, है लेकिन उसको आप कम से कम एटलीस्ट बताइए तो रजिस्टर तो करवाइए। लिव इन रिलेशनशिप में जिस तरह से केस होते थे, या तो रेप के केस हो जाते थे या फॉल्स मैरिज के केसेस होते थे, उसको रोकने के लिए कोर्ट ने कहा कि आप रजिस्टर कराइए, आप एग्रीमेंट करिए कि पता तो चले कि भाई लिव इन रिलेशनशिप कितनी हो रही है। निरंतर रूप से कभी कोई विषय होता है, देखिए क्या होता है जब वक्फ आया तब वक्फ के ऊपर में अमेंडमेंट आया। पहले मैं इसको मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में दो बालिग एक साथ रह रहे हैं, हाँ। वो पहले बताएं कि भाई हम रह रहे हैं, हाँ। उसमें आगे ये भी है यूसीसी जो उत्तराखंड में कि भाई अगर उनसे कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी उन दोनों को उठानी है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए फिर शादी क्यों करनी है भाई? लिव इन रिलेशनशिप, हाँ, मैं बताता हूं, पहले बताइए क्या शादी से पहले बालिगों का एक दूसरे के साथ संबंध बनाना ये लीगल है और इलीगल है? देखिए विजेंद्र जी, जब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है, जब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज होता है उसके बाद आप जब भी फिजिकल कंज्यूमेशन करते हैं उस फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे निरंतर रूप से विभिन्न हाई कोर्ट्स ने भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा इट विल कंसीडर्ड एज ए मैटर ऑफ रेप एंड चीटिंग। आप कम से कम ये तो तय करेंगे। अमितोष मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि बालिग दो बालिग हाँ। बिना शादी के अगर वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो कानूनन अपराध है या नहीं है? बस मैं इतना जानना चाहता हूं। विद कंसेंट हो रहा है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज अगर होगा तो वो कंसेंट नहीं काउंट होती है, वो चीटिंग और रेप के अंदर में काउंट होता है। अगर आपका कंसेंट है फिर आप बताइए शादी कर लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आपको स्पेशल मैरिज मान लिया, कुछ दिनों पहले चर्चा हुई आपके माध्यम से, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे। आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नहीं हूं भाई मुस्लिम, विजेंद्र जी मैं बता रहा हूं क्या कह रहा है, मैं कंप्लीट कर लेता हूं फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। मुस्लिम अगर मैं कर रहा हूं ना, आपको जवाब दे रहे हैं। जब अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और एक हिंदू कम्युनिटी से कोई लड़की आती है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पर निर्णय आ चुका है, रिलेशनशिप इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट इन ए पर्सनल मुस्लिम लॉ। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। जब आप रह रहे हैं एक तरफ आप उसको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते हैं, आप उसके अधिकार उसको देते नहीं, बाद में रेप के उस पर चार्जेस लगेंगे, फिर क्या होगा? नहीं भाई, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं मोहित खंडेलवाल जी, अगर आप समझ पा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई वर्तमान स्थिति में अगर दो बालिग एक साथ बिना शादी के संबंध बना रहे हैं ये कानूनन अपराध है या नहीं है? बस इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए कानून पे सेटल्ड है, ये अपराध नहीं है। अगर दोनों कंसेंशुअली रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं तो इस देश में अलाउड है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिना शादी के भी अगर आप कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। जहां तक कानून की बात है, कानून सिर्फ उसको रेगुलराइज करने की है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है और कोई भी कानून उसको रोक नहीं सकता क्योंकि वो लीगली परमिसिबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आता है। अब आते हैं धर्मांतरण पर। जी, क्या वाकई में मुमकिन है कि 60 दिन का नोटिस दिया जाए? इसको आप बेहतर मानते हैं क्योंकि 60 दिन का पीरियड बहुत बड़ा होता है, उसमें काउंसलिंग भी होती है, परिवार भी होता है, बाकी चीजें भी पूछी जाती है, कंसर्न भी पूछा जाता है। और मुझे लगता है कि धर्मांतरण जो होता है वो क्षणिक भर के फैसले होते हैं, जो उसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है। और यहाँ से वो जो मशीनरीज चल रही हैं, मिशनरीज जो चल रही हैं या जो एक रैकेट चल रहे हैं, उनका भी एक अच्छा एक्सपोजर होगा कि भाई वो एक्सपोज होंगे जी कि शायद इनके पीछे फला आदमी है जो बरगला रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा 1977 में गया और ये कहा गया धर्मांतरण के कानून जो बना रहे हैं ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ये कानून बनते हैं ये धर्मांतरण रोक नहीं रहे, ये उन्हें रेगुलेट कर रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि वो फ्रॉड या इंड्यूसमेंट से ना हो, क्योंकि वो जो आर्टिकल 25 उसके एक्सेप्शन में आता है। आर्टिकल 25 ये कहता है अपने आप में कि अगर कोई भी पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी के अगेंस्ट है तो उस केस में आप अपने रिलीजन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये माना जाता है कि अगर किसी को आप फोर्सफुली या फ्रॉडुलेंटली करवा रहे हैं, रिलीजन कन्वर्ट करवा रहे हैं, को पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ होता है। तो पब्लिक ऑर्डर की रक्षा के लिए अगर सरकार ये कहती है कि आप उसकी सूचना दें एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन के सुपरविजन में आप कन्वर्जन करें, तो ये आपके राइट को वोलेट नहीं करता, ये आपके राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी जबरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट ना करे, अपनी इच्छा से करे तो अलाउड है। ठीक है प्रतीक, अब मेरा सवाल है कि भाई इसको तो वेलकम वाकई में होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये कहा जा रहा है कि मिशनरीज काम कर रही हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि रैकेट्स काम कर रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, तो जैसे ही 60 दिन का नोटिस दिया जाएगा तो जाहिर है पूछा भी जाएगा कि भाई आप क्यों कन्वर्सन करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि बड़े खुलासे और नहीं, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ही करना चाह रहा है तो वो 60 दिन बाद भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है?
विजेंद्र भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कोई कानून की आवश्यकता है अगर हिंदुस्तान में या राजस्थान में, तो ऐसा कानून लाया जाना चाहिए। लेकिन वाकई में अगर इस देश में ऐसे कानून की जरूरत है तो पूरे पूरे देश स्तर पे क्यों नहीं लाया जा रहा है, सिर्फ प्रदेश स्तर पे क्यों? और दूसरी बात, अगर वाकई में सरकार सीरियस है धर्मांतरण के लिए, तो अभी भरतपुर की बात करी थी अभी अमितोष जी ने, उस पर तो कोई कार्रवाई की नहीं, उनको तो जमानतें दे दी गई। उसके बाद में बताइए क्या कार्रवाई की गई? अगर सरकार वाकई में सीरियस दिखाई देती तो अभी भी एम्पल आपके कानून बने हुए हैं जिसके यूज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन कार्रवाई की नहीं। ये क्या है, मात्र मामला यह है कि जो 1 साल की विफलता रही है और आगे भी जो विफलता है, जो बजट आने वाला है उसके बाद जो चीजें उत्तर आ रही हैं सामने, क्योंकि अनेकों बार उनके मंत्री बोल रहे हैं, और आज किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी बोला है कि सरकार मेरी अनदेखी कर रही है। तो उसको छुपाने के लिए एक धर्म का चोला पहनने की जो सरकार कोशिश कर रही है, चलिए मैं वो ना आपसे करे। पूछता हूं, चलिए वाकई कानून में तो जरूरत कानून है। होता है, प्रदेश के लिए होता है, लेकिन कोई भी एक आंकड़ा अगर आपके पास हो कि 2018 से 2023 के बीच में आदिवासी इलाकों के अंदर ईसाई धर्म को कितने लोगों ने अपनाया और वहां कितने चर्च बीते 5 साल में बन गए, कोई आंकड़ा है या नहीं? आपके पास आंकड़ा है तो आप सार्वजनिक कर दीजिए, आपके पास हो तो आप सार्वजनिक कर दीजिए। भारत सरकार के पास हो, भारत सरकार कर दे, और बीजेपी की सरकार है 1.5 साल से, वो सार्वजनिक कर दे, उनके पास कोई आंकड़ा हो तो। मैं ये पूछ रहा हूं कि वर्तमान में सरकार है, अगर धर्मांतरण हो रहा है 1-1.5 साल में, अगर हुआ है, कोई केस आए हैं और भरतपुर के केस की बात हो रही है, तो कानून मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर धर्मांतरण की कानून की वाकई में जरूरत है तो फिर संसद में वो कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? वहां पे भी तो बीजेपी की सरकार है, भजन लाल जी चिट्ठी लिख दें मोदी जी को, वो तो बन जाएगा। कब बन जाएगा? मुझे भी लग रहा है कि जैसे आपत्ति है कि संसद में क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जैसे इस पे यूसीसी बैठ करके कानून बनाया जा रहा है, आंकड़े हैं नहीं, स्टडी है नहीं, संसद में क्यों बनाया जा नहीं रहा है, प्रदेश में क्यों बनाया जा रहा है? मतलब उत्तराखंड की स्टडी की है इन्होंने, प्रॉब्लम से कैसे सरफेस कर सकते हैं? वहां पे आप बोल रहे हैं यूसीसी की बात, और वहां पे आदिवासियों को बाहर कर दिया कि उन पे लागू नहीं होगा, तो आपत्ति ये चिंता का विषय बीजेपी के प्रवक्ता काम अमितोष कर रहे हैं। अमितोष का काम हमेशा झूठ बोलना होता है, और फिर हिमाचल प्रदेश सरकार है ना, हिमाचल प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां कानून है। यूसीसी का पढ़ा क्या? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, यूसीसी पढ़ा उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश में पढ़ा क्या यूसीसी उत्तराखंड का? वहां कानून है या नहीं, ये जवाब देंगे। मैं तो पूछ रहा हूं यूसीसी पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? सरकार मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं उत्तराखंड में यूसीसी क्या किसी स्टेट के अंदर में कोई रिक्वायरमेंट है कानून की, तो प्रदेश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाया जाए, तो प्रदेश की सरकार कानून ला रही है। आपको इस बात से आपत्ति संसद में क्यों नहीं आ रहा? संसद में जो कानून लाया उसका भी तो विरोध करने के लिए सरकार आ रही है, तब खड़े नहीं होते क्या? पढ़ा है यूसीसी उत्तराखंड का, उसके अंदर ये बोल रहे हैं यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आदिवासियों को बाहर कर दिया। तो ये कौन सा यूसीसी है? इनसे पूछिए, ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है बताइए? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? हिमाचल प्रदेश में क्यों लगा रखा है कानून? बताइए, हिमाचल प्रदेश में क्यों लगा रखा है? अरे बताइए, संसद में लाइए ना, छोड़ दीजिए, संसद में लाइए ना, लाइए संसद में, सरकार को जरूरत है कानून की तो संसद में लाइए, किस तरह से कन्वर्जन को यूज करा जा रहा है डेमोक्रेटिक चेंज के लिए, इनको ये दिख रहा है, जरूरत है संसद में क्यों जा रहा है? अब दोनों रुकिए अमितोष, लेकिन बेसिक सवाल ये है कि भाई अगर राजस्थान के लिए कानून आ रहा है तो उसकी 2 वजह होती है। हाँ। एक, भविष्य के अंदर धर्मांतरण जबरदस्ती ना हो, और अगर हो तो उसको कठोर सजा मिले और वो डर रहे, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरा, इतिहास के अंदर इतना धर्मांतरण आ गया कि मजबूरी हो जाए कि इस कानून को लाया जाए। मेरा सवाल यह है कि भाई मैं एक अनऑफिशियली डाटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी उसका लिंक नहीं कि वो किसने, लेकिन यह था कि भाई बीते 40 सालों के अंदर जो अपना आदिवासी बाहुल्य इलाका है वहां शायद 2 या 3 चर्च हुआ करते थे, जिनकी संख्या अभी छोटे और बड़े तमाम मिलाकर 200 से ज्यादा है। ये एक आंकड़ा है। अब कन्वर्जन पर मैं नहीं जा रहा कि कितनों ने ईसाई धर्म अपनाया, क्योंकि वहां अलग अलग खबरें आती हैं कि वहां से मध्य प्रदेश जाते हैं, कहीं और जाते हैं, वहां उनको एजुकेशन के नाम पर रखते हैं और उसके बाद फिर उनको ब्रेन वॉश करते हैं, और ऐसी खबरें हम बहुत चला भी चुके हैं। कोई आंकड़ा है कि भाई कितना कन्वर्जन हुआ है? विजेंद्र जी, केसेस में आपको बताता हूं, भरतपुर का केस आया, अलवर का केस आया, राजस्थान हाईकोर्ट को गाइडलाइन देनी पड़ गई। उसके बाद आपके बांसवाड़ा के केसेस आए, क्रिश्चियनिटी के चर्चेस बड़े बांसवाड़ा के अंदर में, वहाँ प्रकल्प चलते क्रिश्चियनिटी को रोकने के, एंटी कन्वर्जन के अगेंस्ट। आपके बूंदी का केस आया, आपके 12 का केस आया। आप अगर राजस्थान से बाहर निकल के देखते तो पंजाब के केसेस आपको देखिए, 1.5% से 15% पॉपुलेशन जो है एंटी कन्वर्जन होकर पंजाब के अंदर में कन्वर्ट हो गई, और वो स्टडी है, आर्टिकल 14 का भी रिलेशन था। फिर आप झारखंड देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जिस प्रदेश को लगता है कि वहां पे कन्वर्जन को यूज करा जा रहा है टूल, डेमोग्राफिक कन्वर्जन के लिए, डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए, आपके राइट को वायलेट किया जा रहा है, तो वहां पर कानून आपको ऐसा तो नहीं कहा कि आप किसी धर्म में जा ही नहीं सकते। आपको कहा नहीं, ये तो स्वेच्छा से आदमी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन ये आंकड़ा कहां से आया? क्या उन्होंने डॉक्यूमेंटेड अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है?
क्या डॉक्यूमेंटेड कन्वर्ट किया क्या गया? हो रहा है विजेंद्र जी, दिक्कत क्या हो रही है कि आप कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन नाम आप कन्वर्जन में नहीं रखते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर जजमेंट कैसे पता चलेगा मैं कि बताता हूं, convert हो सुप्रीम गया? कोर्ट का एक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट अभी मद्रास हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसके अंदर में एक महिला थी, वो कन्वर्ट हो जाती है क्रिश्चियनिटी के अंदर में, लेकिन उसका नाम जो होता है मूल नाम वो वही रखती है, और बाद में वो जनरल कैटेगरी के अंदर में उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी में अपना क्राइटेरिया मांगती है जिसमें उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोर्ट कहता है इफ यू कन्वर्ट जस्ट यू टेक एडवांटेज, और आप अपना नाम चेंज नहीं करते और आप अपनी कास्ट नहीं बदलते हैं, तो फिर उसको आप कन्वर्जन का लाभ नहीं उठा सकते, और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड करा। दिक्कत आ रही न्यू क्रिश्चियनिज्म, न्यू जितने भी कन्वर्ट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में मुद्दत बता भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अमितोष, मैं इसको वाकई में जानना चाह रहा हूं क्योंकि ऐसे सवाल हजारों हैं, हमारे दर्शकों के सहन में भी होंगे। सपोज कीजिए कि मेरा नाम आधार कार्ड में विजेंद्र सोलंकी, बिल्कुल पैन कार्ड में विजेंद्र सोलंकी, बैंक में विजेंद्र सोलंकी, मेरे सारी मार्कशीट में विजेंद्र सोलंकी। अब हमारा संविधान ये तो अधिकार दे रहे हैं ना कि मैं सर्वधर्म का सम्मान करूं। अब सपोज कीजिए XY धर्म को मैं अपनाना शुरू करता हूं और उसकी पूजा पद्धति को अपनाता हूं, तो क्या वाकई उससे मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई? मैं फिर विजेंद्र सोलंकी नहीं रहा? आपने अपना नाम क्यों चेंज नहीं करा? इसलिए चेंज नहीं करा विजेंद्र जी, मैं बता, पंजाब का जब उदाहरण में दे रहा था, जो वहां पास्टर्स हैं जो क्रिश्चियनिटी को वहां प्रमोट कर रहे हैं, उनके नाम सुनिए क्या है, राजेंद्र रंगोलिया, वहां बजिंदर सिंह, अंकुर नरूला, दीप्ति, ये वो पास्टर्स हैं जो लगातार तरीके से वहां फोर्सफुल कन्वर्जन या निरंतर रूप से कन्वर्जन को प्रमोट करते आ रहे हैं। अब इन्होंने अपने नाम चेंज नहीं करे, दिक्कत यही आ रही है। दिक्कत आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो विषय अभी पेंडिंग चल रहा है कि जब मैं कन्वर्ट हो जाता हूं लेकिन मैं मेरा नाम चेंज नहीं करता, मेरी कास्ट चेंज नहीं करता, और मैं लाभ उठाना चाहता हूं उस कास्ट का, माने ST SC के अगर मैं रिजर्वेशन बेनिफिट उठाना चाहता हूं और मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, मैं मानता हूं कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं और क्रिश्चियनिटी अपना, पर मेरा नाम छोड़ना क्या कन्वर्ट, मतलब? मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा। मोहित खंडेलवाल जी, कोई कानूनी व्याख्या है? भाई अभी क्रिसमस गया, पूरे देश ने मनाया, सब ने मनाया, तो क्या सब ईसाई धर्म से जुड़ गए? देखिए, जहाँ तक बेनिफिट की बात है कि अगर कोई रिजर्वेशन किसी कास्ट को मिला है, रिलीजन को मिला है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर सेटल्ड है कि जो भी बेनिफिट है वो बाय बर्थ होता है, वो बाय कन्वर्जन नहीं होता। तो आप अगर कन्वर्ट कर भी लेते हैं तो आपको जो उस कास्ट को या उस रिलीजन को बेनिफिट मिला हुआ है वो ऑटोमेटिकली प्राप्त नहीं होगा। और जहाँ तक बात है रिलीजन की, तो रिलीजन एक फेथ से संबंधित है। रिलीजन इस देश में ना तो कोई आपको बेनिफिट देता है और ना कोई लाभ पहुँचा रहा है, ये अपना एक फेथ है। तो आर्टिकल 15 इस बात पे क्लियर है कि हर किसी को अपना खुद का फेथ और खुद का कॉन्शियंस प्रैक्टिस करने का अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करूं तो उसका अधिकार है, चाहे से वो हिंदू बॉर्न हो या मुस्लिम बॉर्न हो। अगर कोई मुस्लिम चाहता है वो क्रिश्चियन बन जाए, हिंदू बन जाए, तो उसका अधिकार है। पर अधिकार अगर व्यक्ति खुद अपनी स्वेच्छा से एक्सरसाइज करता है तो ये लीगली परमिसिबल है। अगर वो अधिकार किसी व्यक्ति के भय, दबाव या प्रलोभन में किया जाता है तो वहां दिक्कत है। तो सिर्फ जो कानून है, इसको मैं इस तरीके नजर से देखूं कि भाई स्टेट को ये पता होना चाहिए कि कितना कन्वर्सन हो गया है, और वो सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब वो स्टेट को बताएंगे, वहां के अधिकारियों को बताएंगे कि भाई मेरा फला नाम है, मैं कन्वर्सन करना चाहता हूं, 60 दिन का वक्त वहां से मिलेगा, 60 दिन के अंदर कन्वर्सन हो जाएगा, स्टेट को यह पता चलेगा कि फला मोहल्ले का फला व्यक्ति कन्वर्ट हो गया। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की रक्षा करना और उनकी जानकारी रखना ये स्टेट का एक राइट है। तो स्टेट को ये आवश्यक रूप से पता होना चाहिए कि कौन से रिलीजन के कितने लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस फ्रेम करते हैं। तो अगर स्टेट ये डेटा कलेक्ट करता है तो इसमें कोई हार्म नहीं है। और अगर स्टेट ये कहता है अगर आप रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें बताए या हमें उसमें नोटिस पीरियड दे, तो इसमें भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट वायलेशन नहीं होता। आपका अधिकार सुरक्षित है, बस सिर्फ आपको एक कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना करनी है। और कानूनी प्रक्रिया अनुपालना करने से अगर किसी अधिकार सुरक्षित होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो इसको हम वो माने कि भाई एक ऐसा पीरियड है जिसमें उसको भी वक्त मिलता है और स्टेट को समझाने का भी वक्त मिलता है कि भाई आप अपनी समस्याएं बताइए कन्वर्सन की। मैं इसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड कहूंगा। अगर मैं कहता हूं किसी को आप भय, दबाव में या प्रलोभन में लेके कर रहे हैं, अगर उसको मैं 60 डेज का पीरियड देता हूं और उसको सरकार के एक संस्था के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देता हूं, तो अगर कोई भय, दबाव या प्रलोभन होगा तो वह आवश्यक रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर आप कोई किसी को आज कहे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कर लेता है कल ही, और बिना उसको कोई टाइम दे ऐसा हो रहा है, तो एक डाउट क्रिएट करता है। ठीक है अमितोष, यहीं से मेरा सवाल है कि भाई क्या वाकई में इस कानून के आने के बाद अगर कोई बिना बताए कन्वर्ट होता है तो क्या उसको भी सजा होगी जो कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, उसको कैसे सजा होगी विजेंद्र जी? कहीं तो आपको अगर कानून का वो करना पड़े, पालना करनी पड़े। कोई कानून आता है और उस कानून की कोई प्रावधान है और फिर उसके बाद कोई FIR कराता है या किसी को भी ऐसी सूचना होती है, मुझे लगता है उस कानून के अंदर में इस तरह का प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर किसी को लगता है कि कन्वर्ट हो रहा है
और अगर वो सूचित नहीं करता है, अगर वो किसी भी अधिकारी के समक्ष जाके उसकी रिपोर्ट करा सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑब्जेक्शन का प्रावधान है, वैसे अगर कोई करा सकता है, मुझे लगता है इससे कन्वर्जन पे निरंतर रूप से कुछ ना कुछ दबाव पड़ेगा। कोई सूचित नहीं करता है तो किसी के माध्यम से अगर सूचना हो जाती है, कोई पब्लिक एस्पिरेटेड सिटीजन, मैं ये कह रहा हूं कि सपोज कीजिए कि मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं और मैं नहीं बता रहा हूं, वही तो मैं इसी का तो जवाब मैं दिया। अपराधी हूं या नहीं हूं? मैंने इसी का तो जवाब दिया। अगर आप नहीं बता रहे हैं, वो तो कानून आएगा तब पता चलेगा कि उसमें क्या प्रावधान है, उसके अंदर क्या क्या विषय है, क्या क्या विषय नहीं है। और जब कानून आएगा उसमें भी अमेंडमेंट के स्कोप होते हैं। अगर लगता है कि सरकार को कि भाई अगर आप ऐसी कोई बातें हो सकती है, अगर कोई पब्लिक एस्पिरेटेड सिटीजन जाके कोई सूचना अधिकारी को दे सकता है, तो मुझे लगता है सरकार को उस पर सोच के पहल करनी चाहिए। प्रतीक, उम्मीद करें कि भाई विपक्ष एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ इस बिल के टेबल होने के बाद इस पर अच्छे से डिस्कस करेगा और इसके उन बिंदुओं पर अच्छे से मंथन करेगा जिनमें थोड़ी भी कमियां नजर आ रही है और इस बिल का वेलकम करें। विजेंद्र भाई, निश्चित तौर पे जब कानून का प्रारूप टेबल होगा उसके ऊपर एक एक पॉइंट को पढ़ा जाएगा और उस पर डिस्कशन किया जाएगा और अगर प्रदेश के लिए अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे पास होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर इतना अच्छा है तो संसद में भी ये कानून आना चाहिए। चलिए, यहाँ टेबल करने के बाद में मोदी जी को भजनलाल जी भेज दें कि ये कानून हमने राजस्थान में ला दिया, अब आप संसद में उसको ला 12वां दीजिए। स्टेट है सर, ऐसा नहीं है कि पहला स्टेट है, 12वां स्टेट है। तो बाप फिर तो इसका मतलब कन्वर्जन के लिए मोदी जी सीरियस नहीं है। इस आपके कहने का मतलब ये है, अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उस जितनी जिम्मेदारी स्टेट की है उतनी जिम्मेदारी सेंट्रल की भी तो है ना। तो सेंटर अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहा है? इसका मतलब मोदी जी सीरियस नहीं है। जो सब्जेक्ट टू स्टेट होते हैं, ये जो अरे कानून बनाना और कुछ सेंटर के इशू। अरे आप मुझे बताइए, राज्य का इशू जैसे आपने सवाल उठाया था, राज्य का इशू है मोहित, इशू ऐसा है जिसमें दोनों ही सेंट्रल सेंटर का है, वो यहाँ से पलायन भी तो करके कहीं जा सकता है। उसमें ये है कि राज्य सरकार इसको बनाती है एंट्री नंबर 1 शेड्यूल 7 की एंट्री नंबर 1 पार्ट 2 की, जिसमें पब्लिक ऑर्डर आता है, तो राज्य सरकार को वहां से अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे ही फर्स्ट शेड्यूल में फर्स्ट पार्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट के थ्रू भी लॉ बना सकती है। पर ये सेटल्ड है कि सेंट्रल चाहे पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों को अधिकार प्राप्त है। तो अगर विधानसभा किसी पर्टिकुलर स्टेट की लॉ बना रही है तो गलत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अरे विजेंद्र भाई, वो यहाँ नहीं करेगा, वो जाकर के और कहीं और प्रदेश में कर लेगा तो कानून संसद में आ जाए ना। ये भी समझना पड़ेगा कि इससे पूर्व भी 3 बार ऐसे बिल पार्लियामेंट्री टेबल हो चुके हैं। कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा मोहित जी। प्रतीक ये कह रहे हैं कि राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर अभी कांग्रेस शासित किसी प्रदेश में जाकर जहां लागू नहीं है, भाई मैं विजेंद्र भाई कांग्रेस को क्यों लपेट रहे हो? भाई रैंडमली कांग्रेस को क्यों लपेट रहे हो? रैंडमली बिहार की बात करिए ना। चलिए, कहीं भी जाकर जहां ये कानून अभी तक नहीं है वहां जाकर अगर कन्वर्सन करता है तो भी क्या ये उस व्यक्ति पर लागू होगा जो राजस्थान का है? देखिए, इसके लिए वैसे तो लागू होना नहीं चाहिए, कोई अपराध अगर हुआ तो दूसरे स्टेट में हुआ, पर इसके लिए जो लैंग्वेज ऑफ दिस एक्ट, जो फाइनली एक्ट बनेगा, बोल रहा हूं कि मैं वो देखनी पड़ेगी। ये उस बिल में आप क्या लिखते हैं, वो किस प्रारूप में पास होकर एक्ट बनता है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। मैं थोड़ा पर जनरली नहीं हो इस सकता। मुद्दे पर मैं थोड़ा आपसे अलग हूं कि भाई सपोज कीजिए कि मैं अगर यहां से किसी फला राज्य में जाता हूं जहां कानून नहीं है और वहां कोई भी मुझे XYZ कन्वर्ट कराता है, कन्वर्ट कराने के प्रोसेस से कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ना देंगे कि भाई आज से आप ये हो गए, अब मैं वापस अपने स्टेट में आकर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर रहा हूं, तो यकीनन मेरे स्टेट का कानून उस पर लागू होना चाहिए। कन्वर्ट तो हो गए ना, कन्वर्जन से पहले नोटिस की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर आप देखिए, जो 2006 का बिल था जो टेबल हुआ था विधानसभा में, अपराधी कौन है? अपराधी यहाँ पे जनरली वो व्यक्ति नहीं होगा जो कन्वर्ट हुआ है, अपराधी वही व्यक्ति होगा जिसने कन्वर्जन करवाया है। रादर जो कन्वर्ट हुआ उसको कंपनसेशन मिलेगा। वो तो कह रहे हैं मैं स्वेच्छा से हो रहा हूं। तो यही तो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर किसी पे FIR दर्ज होगी, अगर ये संज्ञेय अपराध होता है, तो यही तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है कि वो किसके कहने पे कन्वर्ट हुआ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक आपका भी शुक्रिया, अमितोष आपका भी शुक्रिया और मोहित आपका भी शुक्रिया। इसलिए हमने इसको धर्मपथ नाम दिया क्योंकि इस पथ पर बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब यकीनन विधानसभा में अगर ये बिल टेबल होता है और इस पर बहस होती है तो आपको मिलेंगे। लेकिन हां, फोर्सफुली मोह माया के जरिए कन्वर्जन ना राजस्थान में स्वीकार है ना कहीं और अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कानून को लेकर आ रहे हैं तो इसको वेलकम करना चाहिए क्योंकि यह किसी के हितों के साथ सीधा सीधा कुठाराघात को रोकता है। नमस्कार। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025